7 के अंतर्गत हिस्ट्री का लेसन 4 जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, तुर्की अफगान शासक। और इसके अंतर्गत हम लोग एक तरह से देखेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले जो भी सुल्तान हैं उनके ऊपर टिप्पणी देखना है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दिया है कि 1206 में कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। यहाँ कुछ नहीं। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बनता है। और ये जो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ये भी जानिए जो कि 1206 में गद्दी पर बैठ रहा है, यानी कि गद्दी पर जो सुल्तान बना वो बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी का वह गुलाम था। इसीलिए उसने जिस राजवंश की नींव डाली ना उसका नाम हो गया गुलाम वंश। अब गुलाम था मोहम्मद गौरी का, आगे चल के 1206 में सुल्तान बनता है। तब इसीलिए उसने जिस वंश का नाम रखा उसके वंश का नाम हो गया गुलाम वंश। इस वंश में जितने भी शासक हुए ना, या वह स्वयं गुलाम थे अथवा गुलामों के पुत्र थे, या तो दो चीज़ होता था। इसमें जो भी राजा बनता था यानी कि इस गुलाम वंश में वो या तो खुद गुलाम थे या वो हो सकता था कि गुलामों के पुत्र होंगे। जैसे कि मानो कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिया है, अगर उसका कोई अगर वंश से ताल्लुक़ रखता है तो ऐसे भी वही कहलाएगा। यहाँ दिया है आगे कि इसी कारण कुतुबुद्दीन और उसके उत्तराधिकारियों का वंश इतिहास में गुलाम वंश के नाम से फेमस है। यानी गुलाम वंश में वही आएंगे या तो जो गुलाम होकर राजा बने हो, सुल्तान बने हो, या किसी गुलाम राजा के पुत्र हो, गुलाम राजा के। और यहाँ पे भी दिया है कि कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान का रहने वाला था और निसापुर के प्रधान काजी फर्रुखुद्दीन ने उसे बचपन में ही खरीद लिया था। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह एक तरह से कहा जाए तो तुर्किस्तान का रहने वाला है। और निसापुर के जो उस समय प्रधान हुआ करते थे जिनका नाम है काजी फर्रुखुद्दीन, उन्होंने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन को बचपने में खरीद लिया था। अब खरीद कर उसको जब खरीद लिया, उस समय का प्रथा यही था कि खरीद कर भी लोग गुलाम मतलब बना लेते थे। हारने पर तो लोग गुलाम बनता ही है, दो जन आपस में लड़ा और जो हार गया वो गुलाम बन जाता था। बाकी चाहो तो किसी को खरीद कर भी तुम अपना गुलाम बना सकते हो। तो उस समय के सिस्टम में, उस समय के युग में, यानी कि जो फर्रुखुद्दीन काजी फर्रुखुद्दीन थे उन्होंने कुतुबुद्दीन को खरीद लिया था, जिसके चलते वह इनका गुलाम बन गए। बाद में मोहम्मद गौरी ने फिर खरीद लिया। अब लो, पहले खरीदा कौन? काजी फर्रुखुद्दीन। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाद में अब समझो कि उसी को कुतुबुद्दीन, यानी जिस तरह से सामान को बेचा जाता है ना, आज मानो ये किताब मेरा है, फिर हमने क्या किया, उसको बेच दिया, कल उसने तुमको बेच दिया, तो मानो इस किताब को तो उतना बुरा नहीं लगेगा। बाकी इंसान का बेचा बेची हो रहा है तो सोचिए कैसा वो युग होगा। यानी कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदने वाला जो शख्स है काजी फर्रुखुद्दीन, फिर बाद में बताया जाता है उसी को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया और कुछ ही समय में मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र बन गया, यानी कि विश्वासी बन गया। मोहम्मद गौरी को अपने प्राणों से भी इस पर ज़्यादा विश्वास होने लगा, जो कि क्या है, गुलाम है, कोई ऐसा वैसा नहीं। और उसने उसके सैनिक गुणों से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे अपना सेनापति बना दिया। यानी यही मोहम्मद गौरी बोला, अरे तो इसके अंदर बहुत से अच्छा गुण है, तो इसको अपना सेनापति बना दिया, गुलाम को सेनापति बना दी। और भारतीय युद्धों में उसने मोहम्मद गौरी की बड़ी मदद की थी। यानी जब मोहम्मद गौरी का भारतीय युद्ध हो रहा था, भारत से युद्ध हो रहा था, तो उस समय उसने बताया है कि भारतीय युद्ध में बहुत सारा मदद भी किया, जिससे प्रसन्न होकर कुतुबुद्दीन को दिल्ली का वह गवर्नर नियुक्त कर दिया। यानी कि मोहम्मद गौरी खुश हो गए, आयट मेरा सहायता किया है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यह दिल्ली का गवर्नर नियुक्त कर दिए। गौरी के मृत्यु के बाद, मोहम्मद गौरी के जैसे मृत्यु होता है तो यानी कि समझो कि
उनका विश्वास पात्री, उनका एकदम समझो कि नीचे का शख्स, यानी कि सेनापति भी है, अब तो गवर्नर भी बन गया है। यानी मोहम्मद गौरी के बाद अगर किसी का अगर नाम आए उस समय युग में तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये 24 जून 1206 को अब ये दिल्ली का शासक बन गया। यानी जैसे ही मोहम्मद गौरी का मृत्यु होता है उसके बाद गद्दी पर बैठने वाला उन्हीं का गुलाम, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो एक तरह से कहा जाए तो दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। यहाँ से एक नया युग, नया वंश का शुरुआत होगा। अब बताया जाता है, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारियाँ। और भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ना एक योग शासक था, उसके पास विशाल सेना थी और उसने अपने शासन की अल्प अवधि में ही एक उत्तम शासन व्यवस्था स्थापित किया। यानी ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया है, कम ही दिन शासन किया। भाई कम ही दिन के शासन में मतलब कहा जाए तो उत्तम व्यवस्था स्थापित कर दे, कम समय में ही उत्तम व्यवस्था स्थापित किया है। राजधानी कहें या प्रांतीय नगरों का प्रबंध करने के लिए उसने योग मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्त किया। यानी कि राजधानी या प्रांतीय नगर में व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने योग्य मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति की, और है भी तो मुस्लिम। स्थानीय शासन तथा कर वसूली का अधिकार सुल्तान के हाथ में थे। यानी कि जो भी स्थानीय शासन तथा कर वसूली, जो भी कर होता है, टैक्स होता है, लगान होता है, ये सब वसूलने का जो अधिकार था ये सुल्तान के पास था। वह बहुत ही न्यायी सुल्तान था, यानी न्याय करने में इनका भी नाम आता है। एक लेखक के अनुसार उसके राज्य में भेड़िया और बकरियाँ एक ही घाट पर पानी पीते थे। इस बात का मतलब यही है कि भेड़िया और बकरियाँ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। और कहने का मतलब है कि एक लेखक ने इससे क्या कहना चाहे आप समझिए, कि यानी उसके शासन में समझ लीजिए कि जो भी दुश्मन होंगे वो एक साथ रहते होंगे, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा। तो बताया जाता है कुतुबुद्दीन बहुत बड़ा दानी था जी। चलिए, न्यायप्रिय भी मिला, दानी भी मिला, और बताया जाता है कि उसकी दानशीलता के कारण लोग उसे लाख बख्श अर्थात लाख का दान देने वाला कहते थे। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला शख्स कहते थे। दिल्ली का जो कुतुबुद्दीन मस्जिद या कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था यही शख्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी दिल्ली में जो कुतुब मस्जिद है या जो कुतुब मीनार है, नाम में ही काम छिपा है। कुतुब मीनार तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद बता रहा है कि कुतुब मस्जिद तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इन्होंने ये दो कार्य किए, और भी किए होंगे पर आपको यहाँ पे इतना ही जिक्र है। बगल में पिक्चर भी है, देख सकते कैसा है। अब आएंगे हम लोग आगे तो देखेंगे, यानी शुरुआत हो गया था क्या? गुलाम वंश का। अब आते हैं इल्तुतमिश। अब ये क्या, कौन शख्स है, ये क्या करेगा? तो बताया जाता है कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ बादशाह था। देखिए, जिसके घर जाइए उसका गुणगान गाइए, यही मतलब नियम है। तभी हम लोग पढ़ रहे थे जो भी, तभी हम लोग किसके बारे में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को बढ़ चढ़ के एकदम बड़ाई करें। इसके जैसा दानी नहीं, इसके जैसा न्यायप्रिय नहीं, इसके जैसा ये नहीं वो नहीं। बाकी अब जैसे इनको छोड़ दिया, अब दूसरे का जब है बारी, जैसे इल्तुतमिश का, अब इसके बारे में हम लोग बोलेंगे ना, अब इससे बड़ा कोई नहीं, फिर कोई और होगा तो उससे बड़ा कोई नहीं। मतलब लिखने का यही तरीका है। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ बादशाह था, यानी ये भी गुलामे है। अब यही देखना है कि खरीदा हुआ गुलाम है कि राजा का लड़का है तो गुलाम कहलाया, या बस यही दो होगा। या तो राजा का लड़का होगा तो राजा का गुलाम थी और गुलाम के बच्चे कहलाएंगे, या मानो किसी का ही गुलाम होगा, उमर गए तो आगे चल कर ही बन गए तो गुलाम, ऐसे भी हो सकते हैं। देखना भी यही है। तो इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ बादशाह है, और उसने अपनी योग्यता से राज्य का विस्तार कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ कर दिया। यानी ये बताया जाता है कि उसमें इतनी ना योग्यता थी
उस योग्यता से राज्य का जो विस्तार है ना, वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ कर, यानी भारत में मुस्लिम साम्राज्य को मतलब कि निर्माण कर दिया कि यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य अब बसेंगे, मुस्लिम साम्राज्य बनाने की तरीका में चल दिया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था वो। हम भी सोच रहे थे कि आखिर ये भी गुलाम वंश में आया तो हम तो आपको दो तरीका बताए, या तो राजा का लड़का होगा तो भी गुलाम कहलाएगा, चोर का लड़का चोर कहलाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर गुलाम का लड़का, गुलाम का अगर लड़का होगा तो गुलाम कहलाएगा, या राजा ने इसको, राजा का ही गुलाम होगा तो गुलाम कहलाएगा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक इल्तुतमिश का, जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन का गुलाम था। जो खुद गुलाम है उसका भी कोई गुलाम है। कुतुबुद्दीन वो किसका गुलाम था? दो जन का था, बाकी सबसे फेमस मोहम्मद गौरी का नाम है, क्या कि जो पहला नाम आपका काजी जो था उतना फेमस नहीं है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो मोहम्मद, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो तो मोहम्मद गौरी का मत एक तरह से कहा जाए तो गुलाम था। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक का भी कोई गुलाम है, उसका नाम क्या जी? इल्तुतमिश है, जिसे उसने एक सौदागर से खरीदा था। कोई सौदा वौदा बेच रहा होगा, लो कोई लेगा इसको, बस खरीद लिया उसको। कुतुबुद्दीन ने अपनी योग्यता से कुतुबुद्दीन ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उससे अपनी बेटी ब्याह दी। यानी कि ये जो कुतुबुद्दीन है उसकी योग्यता देखा, वाह इसकी योग्यता देखा कौन? मोहम्मद गौरी, जिसको अपना सेनापति गवर्नर बना दिया। और इसने भी देखा इल्तुतमिश में योग्यता, तो इसने अपनी बेटी का ब्याह ही रच दिया उसी से। तो मानो कि एक तरह से कहा जाए तो यह जो इल्तुतमिश है अब कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या बन गया? दामाद, जो इल्तुतमिश है, ठीक। और उसके शासन काल में इल्तुतमिश बदायूं का शासक बन गया, यानी कि चलो, यानी कि ये शासक बन गया। बेटी से शादी हो गया, उसको कहीं का राजा बना दिया, तो राजा बनाया कहाँ का? तो बदायूं का। कुतुबुद्दीन के मरने पर उसका बेटा आराम सा शासक हुआ। चलो ये तो इतिहास में नियम ही है कि राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी पर उसका लड़का का हक होता है। तो जैसे कुतुबुद्दीन मरता है उसके बाद बताया जाता है कि उसका जो बेटा है जिसका नाम है आराम शाह, वो शासक बनता है, किंतु वह अयोग्य है। अयोग्य मतलब उसके अंदर में क्षमता नहीं है कि बाप की गद्दी को आगे बढ़ा सके, या बाप की गद्दी को मतलब कहा जाए तो बाप का मतलब साम्राज्य को और विस्तार कर सके। और उस समय राज्य में क्या हो, बहुत सारी समस्या थी। जब कुतुबुद्दीन मरता है तो एक तरह से कहा जाए तो बेटा तो बना शासक, बाकी उस समय बहुत सारी ऐसी समस्या थी और उसका सामना करना आराम शाह के बस के बाहर था। यानी बेटा बन गया है शासक, बाकी उसके बस में नहीं है कि कैसे इस समस्या से निदान पाया जाए। दिल्ली के सरदारों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया था। अब लोग दिल्ली के ही जो शासक मतलब सरदार जो हैं, और उसने क्या किया कि षड्यंत्र कर दिया था आराम शाह के विरुद्ध, और तथा इल्तुतमिश को दिल्ली पर अधिकार कर लेने की प्रोत्साहित किया। इल्तुतमिश कौन है जी? यानी देखिए यहाँ पर तो हमारा कुतुबुद्दीन न मर रहा है, तो कुतुबुद्दीन मर रहा है तो उसका बेटा बना कौन? शासक। बाकी शासक जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो उसके बस में वहाँ की सत्ता को संभाल पाना नहीं था। और वहाँ पर बताया जाता है कि जो दिल्ली के सरदार लोग हैं वो लोग भी षड्यंत्र कर दिए हैं, और ये सभी इल्तुतमिश को यानी दामाद जो है, उस दामाद यानी इल्तुतमिश को दिल्ली पर अधिकार कर लेने के लिए प्रोत्साहित कर, बोले अरे आओ ना, तुम गद्दी पर बैठो, इससे तो नालायक है जो भी कहा जाए। अब इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी कि ये जो दामाद है, यानी जिसका नाम हम लोग इल्तुतमिश कह रहे हैं, उसने एक तरह से राजा का, जो राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके लड़का को एक तरह से कहा जाए तो पराजित कर दिया, और पराजित करके
खुद एक तरह से दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए। का आगे आते हम लोग तो देखते हैं रज़िया बेगम, इनके जैसा कोई नहीं, हिस्ट्री में भी नहीं। तो रज़िया इल्तुतमिश की बेटी थी। चलो एक और यहाँ से फंदा मतलब कहा जाता एक और आज तक खुल गया। जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या गुलाम है, उस गुलाम का एक तरह से कहा जाए तो यहाँ रज़िया बेटी है। और बताया जाता है रज़िया इल्तुतमिश की बेटी है और उसके गुणों से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी कि एक तरह से राजा पहले, उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है, राजा के जीते जी घोषित कर देना कि हमारे ना रहते हुए ये शख्स हमारी गद्दी संभालेगा। हमारे ना रहते हुए, जब हम नहीं रहेंगे इस संसार में, तो हमारा गद्दी या हमारा रहे या ना रहे हमारे पास गद्दी ये संभालेंगे। जैसे कि राम का भी एक तरह से कहा जाए तो घोषणा हुआ था। राजा दशरथ ने अपने जीते जी घोषित कर दिया था कि हम अपना उत्तराधिकारी इनको बना रहे, बाकी गड़बड़। तो रज़िया इल्तुतमिश की बेटी है और उसके गुणों से प्रभावित होकर ये इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरे बाद कोई इस गद्दी पर बैठेगा वो हमारी बेटी रज़िया होगी। पर तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसके बेटे यानी कि रुकुद्दीन फिरोज़ को गद्दी पर बैठा दिया। घोषणा हुआ है कि बेटी बैठेगी और गद्दी पर बैठ गया कोई, और उसका जो बेटा है जिसका नाम दिया है रुकुद्दीन फिरोज़ को गद्दी पर बैठाया, जो बड़ा ही अयोग्य शासक था। हो सकता है उसी का नाम होगा क्या, आराम शाह का। और बताया जाता है कि अमीरों ने 7 महीने के बाद ही उसकी हत्या कर दी। आई बाबा, यानी कि बेटे जो रुकनुद्दीन फिरोज़ को गद्दी पर बैठा जो बड़ा ही अयोग्य था, और अमीरों ने 7 महीने के बाद ही उसकी हत्या कर दी और रज़िया को गद्दी पर बैठाया। रज़िया बड़ा साहसी बुद्धिमती थी और वह बड़ा योग्य शासक भी थी। उसे स्त्री होने, पुराने रीति रिवाज को छोड़ने और याकूत नामक एक गुलाम हबशी से प्रेम और दरबार में पुरुष पोशाक में रहना तथा युद्ध में स्वयं सैन्य संचालन करने के कारण अमीर उसके विरोधी हो गए। आई बाबा, जो अमीर अभी इसको क्या बनाए थे, एक तरह से सुल्तान बनाए थे, इससे अब वही आगे चल के बताया जाता है कि इसके दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मन होने के पीछे कारण है कि पुराने जितना भी रीति रिवाज उस सबको छोड़ देती है। यहाँ तक कि याकूत नामक एक गुलाम हबशी से इससे प्रेम हो जाता है, ये भी कारण हो सकता है। या दरबार में पुरुष के जैसा पोशाक पहनती है, तेरा पुरुष को ये भी पसंद नहीं। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि युद्ध में जहाँ सेनापति संचालन करता है वहाँ खुद से कहते हैं हम संचालन करके हरा दिए तो तुम लोग, ठीक। तो ये बताया तो खुद संचालन करने के कारण जितने भी अमीर हैं ये सब उसके विरोधी हो जाते हैं। उसने बुद्धिमानी से काम लिया और भटिंडा के जो शासक है अल्तुनिया से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत बना ली। देखिए कि बाबा हमारा जान का दुश्मन ज़्यादा हो गया है, लो कहीं मार देगा लो तो गद्दी ऐसे ही खाली हो जाएगा। तो ऐसे में उसने क्या किया कि भटिंडा के जो शासक हैं अल्तुनिया से विवाह करके, हो सकता है कि जो भटिंडा के शासक हो बरियार हो, अब बरियार शख्स से मतलब मानो मजबूत शख्स से जो होगा उससे अगर शादी कर ली, अब इसकी भी स्थिति क्या हो गया कि मजबूत हो गया। और लेकिन मात्र 3.5 वर्षों तक शासन करने के बाद सरदारों ने फिर से षड्यंत्र, अभी तो इससे पहले हम लोग पढ़े कि बेटा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, नाम का था जी आराम शाह। अब बता रहे कि रज़िया के सामने, रज़िया के भी विरुद्ध क्या किया लोग कि षड्यंत्र रच दिया तथा उसके पति की हत्या भी कर दी। इनको हटाने का षड्यंत्र रच रहा है, इनके पति को मार दिया लो, हत्या कर दिया लो। वह प्रथम महिला थी जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। यही दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली अगर महिला का नाम पूछा जाए तो रज़िया सुल्तान रज़िया बेगम।
आगे दिया है नासिरुद्दीन महमूद, ये कौन शख्स है? तो इनके बारे में बताया गया कि रजिया के मरने के बाद उसके दो भाई बहराम, जैसे रजिया मरती है तो रजिया के मरने के बाद बता रहे कि उसके दो भाई बहराम तथा मसऊद शासक हुए, यानी कि गद्दी पर दो शख्स आ गए। बहराम आया जो कि 1240 से लेकर 1248 दो साल तक ही शासन कर पाया। सोच लो कितना मतलब मुश्किल होगा शासन का। तभी तो 2 ही साल में राजा बनते हुए भी बाजा बज गया, हट गया गद्दी से। फिर उसके बाद मसूद आया जो 1242 से 46 में 4 साल शासन किया, इसको भी पता नहीं, हटना पड़ गया। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 में गद्दी पर बैठा। तो देखिएगा आप, यानी कि दो भाई जो कि रजिया सुल्तान के बहराम और मसूद, इन दोनों का एक तरह से कहा जाए तो ये दोनों रजिया के बाद शासक बनते हैं। बाकी ज़्यादा दिन तक ये गद्दी को संभाल नहीं पाते हैं। और उसके बाद बताया जाता है कि जो नासिरुद्दीन है वो क्या होता है कि 1246 में, सब दिल्ली की गद्दी की बात हो रही है, कोई और गद्दी है नहीं, एक एक गद्दी पर सारे लोगों की मती मारी गई है। यानी कि फिर बताया जाता है नासिरुद्दीन 1246 में उस गद्दी पर बैठता है। कहाँ का? तो दिल्ली के गद्दी पर। वह बड़ा ही सच्चा, नेक और ईश्वर से डरने वाला बादशाह था। जो ईश्वर से डर गया वो क्या अकेला करेगा। यानी बड़ा ही सच्चा, नेक और ईश्वर से डरने वाला बादशाह था। वह कुरान शरीफ की आयतें लिख कर जीवन यापन करता था। उसके शासन काल में 40 तुर्की गुलामों का दल, जिसका नाम बताया गया है बंदेगान ई चिहलगानी, बड़ा शक्तिशाली हुआ था। बादशाह को गद्दी पर बैठाना और उतारना उसके लिए अत्यंत ही सरल थे। यानी कि ये सुल्तान है जी, लिखा है बादशाह को गद्दी पर बैठाना उतारना उनके लिए अत्यंत ही सरल था। उसका दल का प्रधान बलबन जो बड़ा ही योग्य था। यानी कि यहाँ पर देखने को मिला है ना, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मानो कोई एक राजा है और उसके राज्य में कोई और भी अगर शक्तिशाली है, तो जैसे इस राजा का बाजा बजता है, यानी जो जैसे इनकी मृत्यु होती है या जो भी कुछ हो, तुरंत वो शक्तिशाली शख्स तुरंत राजा बन जाता है। और यहाँ पर बता रहे कि इसके शासनकाल में प्रधान, जो दल का प्रधान था बलबन, जो बड़ा योग्य था, और नासिरुद्दीन ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर शासन भार उसे सौंप दिया और राज्य का सारा प्रबंध वही देखता था। अब सोचो, जिस दिन नासिरुद्दीन अगर बाई चांस इनकी मृत्यु होगी तो फिर से हो सकता है कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला शख्स हमें बलबन ही दिखलाई देता है। दिया है बलबन के बारे में। देखिए ये तनी अच्छा शख्स है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़े कि कोई 2 साल 4 साल ऐसे शासन किया। इसका शासन देखिए 1266 से लेकर 86 तक 20 साल तक शासन किया है। अब 20 साल कोई आसान बात नहीं। तो बलबन ने अपने स्वामी इल्तुतमिश के समान इलवारी तुर्क था। यानी बलबन को बताया गया उसका जो स्वामी होगा इल्तुतमिश के समान वह इलवारी तुर्क था। उसका मूल नाम जो है बहारुद्दीन था। इल्तुतमिश ने उसे बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन से खरीदा था। यानी कि बलबन को भी खरीदने वाला कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का समझिए हम लोग क्या देखें कि उसकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान, बेटा भी समझ लो एगो है, एक नहीं बहुत सारे हैं। तो उस बेटे में मतलब कहा जाए तो आराम खां सबसे फेमस कहा जाए, और इसके साथ साथ कहा जाए तो दामाद भी है जो उसको भी गद्दी पे आ रहा है कि यार ससुर का गद्दी हम भी हथिया है। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि इल्तुतमिश ने एगो अपना गुलाम भी खरीदा है। और गुलाम खरीदना यानी कि तो बताया गया है कि इल्तुतमिश ने उसे बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन से खरीदा था, और इस प्रकार इल्तुतमिश का वो हो गया गुलाम। और इल्तुतमिश ने उसे छोटे
एक छोटे से पद पर नियुक्त किया था, किंतु योग्यता से रजिया के शासन काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त हुआ। यानी कि देखो, ऐसे इल्तुतमिश का है वह गुलाम। इल्तुतमिश जानता था कि भाई कहीं आगे चल के खेला ना कर दे, इसलिए उसने क्या किया था, इसको छोटा सा पद दिया था। हो सकता है इसको बड़ा पद आगे चल गई है, कहीं बेटा को भी टक्कर दे दे, इल्तुतमिश के बेटी को भी टक्कर दे देता, तो इसलिए इसने छोटा सा पद दिया था। बाकी बताया जाता है जैसे रजिया सुल्तान शासक बनती है तो उनको इतनी पसंद आ जाता है, कौन, ये जो बलबन है, और इस बलबन को उसने अपने शासनकाल में, रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल में उसका पद को बढ़ा दिया और उसे अमीर शिकार का पद दे दिया। यानी बढ़ाने का काम खुद ही कौन, उनकी बेटी ने कर दिया। बोले हट, हम तो राजा है ही है, इसको थोड़ा सा पद बढ़ा दो। और अपने गुणों के कारण वह निरंतर उन्नति करता है। अल्लाह इतना ना फेमस, ये भी उन्नति कर रहा है। और नासिरुद्दीन के शासनकाल में वह प्रधानमंत्री बन गया। अभी आया तो था नासिरुद्दीन 46 तक जो शासन किया था, उसके बाद वो बताया था नासिरुद्दीन के शासनकाल में ही प्रधानमंत्री बन जाता है। तथा निसंतान नासिरुद्दीन ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ओहो, यहाँ पर मेन कहानी ये घट रहा है ना कि जो हमने अभी 2 नाम पढ़ा था, रजिया सुल्तान के भाई का नाम क्या क्या नाम था, देखिए उसमें तो उनको मतलब मानो कि उनकी मृत्यु होने के बाद, यानी एक तरह से हटने के बाद नासिरुद्दीन आता है, और नासिरुद्दीन का कोई संतानें नहीं है। नासिरुद्दीन के बाद टिकट खाली हो गया, पूरा गद्दी खाली, कोई संतान ही नहीं है, और किस संतान नहीं है, और उसके शासन में मंत्री है कौन, बलबन। तो बोला भाई कि मेरे बाद कोई गद्दी पर बैठेगा तो बलबन बैठेगा। बलबन का रास्ता मिल गया गद्दी पर बैठने का। और बताया जाता है कि उसी वर्ष नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। जैसे घोषणा किया उसी वर्ष उसका टाइम फीस, और वह दिल्ली का सुल्तान बन गया, कौन, बलबन। गद्दी पर बैठते ही बलबन के सामने अनेक समस्या उत्पन्न हो गई। पहला तो समस्या ही होगा कि राजा के तो लड़का नहीं है। दूसरी समस्या ये कि इसको चाहने वाले लोग कम होंगे। जब राजा के लड़का नहीं हो तो तुम कैसे गद्दी पर बैठोगे। अब तो हर आदमी के मन में यही ख्वाहिश होगा कि हम भी गद्दी काहे नहीं, हम नहीं संभाल सकते। वहाँ पर सब लोग चाहते हो गया हम राजा बन जाए तो हम राजा बन जाए, और यहाँ तक कि राज दरबार में रहने वाला शख्स भी हर कोई चाहता हो कि हम भी तो राजा बन सकते थे। यानी इसके पास, बलबन के पास बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि राजा का कोई बाल बच्चा या वह जाए तो लड़का नहीं है। तो बताया जाता है कि समस्या उत्पन्न हो गई, और 40 तुर्क गुलामों का दल इस समय इतना शक्तिशाली हो गया था कि सुल्तानों को गद्दी पर बैठाने उतारने की प्रक्रिया उनके हाथ की खेल थी। अब लो, उसी समय बताया जाता है कि 40 तुर्की गुलामों का एक दल काम करता है। 40 तुर्की गुलामों का दल, और ये दल इतना शक्तिशाली था कि किसी भी राजा को, जो किसी भी सुल्तान को जो दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं, कब उतार दे, कब उनको किसको बैठा दे, उनके हाथों का बता रहे खेल। मतलब जब चाहे तब किसी को हटा सकता है, जब चाहे तब किसी को बैठा सकता है। यानी बलबन की गद्दी खतरे में पड़ी है, कोनो ठीक नहीं कहा हो सकता है। उसने सर्वप्रथम उन 40 तुर्की गुलामों के दल को कठोरतापूर्वक समाप्त करे। चलो ये काम किया। जानता है कि भाई कबो ही हमको हटा सकता है, कौन, बलबन जानता है। तो बलबन ने क्या किया, सबसे पहले उस दले का नाम जो खेल बना और बिगाड़ रहा है, उस दल को ही क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। ना रही है बांस, ना बजी है बांसुरी, ठीक। यानी दह कर उसको दल को ही समाप्त कर दिया। नहीं तो आगे चलो कहीं वही लो हटा दे इसको, तो इससे पहले इसी ने मार दिया, हटा दिया, समाप्त कर दिया। मुल्ला और मौलवी की बढ़ी शक्ति को भी समाप्त कर दिया। यानी कि जो मुल्ला उस समय होंगे, जो मौलवी लोग होंगे, उनकी भी शक्ति को कम कर दिया। अमीर और सरदारों की दरबारी पोशाक पहनकर दरबार में आने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि अमीरों को और सरदारों को दरबारी पोशाक पहन गए, दरबार में आना है तो दरबारी पोशाक पहन के आना है, और इसके लिए उनको बाध्य कर दिया। मेवाती लोग राजधानी में उत्पात मचा रहे थे, मेवाती लोग कोई होंगे, इसलिए उसने उनको भी समाप्त किया। यानी इसके लिए बस एक ही रास्ता है, किसके लिए, बलबन के लिए। जो रास्ते में आए काटा उसको कुचल दो,
क्योंकि राजा का लड़का नहीं है, इसको कोई चाहबे नहीं करेगा कि राजा बने। और इसके बहुत सारा देख सकते हो, बहुत सारे इसके दुश्मन हो रहे हैं। और जो भी दुश्मन सामने दिख रहा है कि अरे बाबा कोई भी दुश्मन है, जैसे 40 तुर्की बोला गुलाम, चाहे बोला एक तरह से ये अमीर या सरदार या एक तरह से मौलवी, इन सभी को एक तरह से कोशिश कर रहे कि किसी तरह से इनको समाप्त कर दिया जाए या किसी तरह से इनको अपने मतलब नीचे रखा जाए या इनको कुचल के रखा जाए। उसने दोआब, अभी पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, तो उसने दोआब के हिंदुओं, सीमांत प्रदेश के शासक शेर खां और बंगाल के उस समय सुरदार तुर्गिल बेग के विद्रोह को दबाया। यानी कि उस समय देखिए दोआब के जो हिंदू लोग, वो भी हिंदू लोग भी इसको मतलब नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तक कि सीमांत प्रदेश के जो शासक है शेर खां, वो भी नहीं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि जो बंगाल का उस समय सूबेदार था तुगरिल बेग, उसने भी विरोध को मतलब कि सब लोग विरोध कर दिए कि नहीं तुम गद्दी छोड़ो। इस सबका विरोध को ये दबा रहा है। मंगोलों से देश की रक्षा के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रक्षा में, यहाँ तक कि अब लोग मंगोल वाला भी आक्रमण कर दिया कि चलो ना, राजा तो है नहीं, कौन शख्स तो राजा बैठ गया है, कौन राजा का लड़का थोड़े, चलो हम लोग भी आक्रमण करके और गद्दी, दिल्ली की गद्दी को हथिया लेते हैं। दिल्ली की गद्दी हथियाने यानी पूरे भारत पर कब्जा हो जाएगा उसमें। और सीमा प्रदेश में 3 सैनिक छावनियों की स्थापना की और अनेक किला का निर्माण करा। यानी कि इसका जो किला है ना, इसका जो साम्राज्य है वो सुरक्षित नहीं है। अतः उसने मंगोल आक्रमण का भय समाप्त हो गया। 3 को जब किला बना लिया तो इसको डर खत्म हो गया कि अब हमारे मंगोल जो हैं अब हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर